एक शब्द में भारत की सबसे बड़ी ताकत बताएं। भारतीयता कहते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम आता है। विकास या विरासत? महात्मा गांधी जी ने एक बार कहीं कहा है कि अगर दुनिया के सारे ग्रंथ भी नष्ट हो जाएं और ये श्लोक बचा रहे तो भी दुनिया पुनर्जीवित हो सकती है। इतना बढ़िया, इतना सुंदर एक संसद भवन जिसमें पूरा विश्व एक अपने आप में एक नीड़ के समान, एक घोंसले के समान। एक ऐसी पुस्तक जिसे हर युवा को पढ़ना चाहिए। भारत वो देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा पांडुलिपियां हैं। अर्थशास्त्र कहता है प्रजा सुखे सुखम राजा। तो नालंदा एक शब्द नहीं है, नालंदा भारत की पूरी ज्ञान परंपरा का प्रतीक है। यूनेस्को ने योग को वैश्विक मान्यता प्रदान की। पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रकाशित विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का विशेष पॉडकास्ट पन्नों से परे और मैं हूं शुचिता चतुर्वेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो आने वाले भारत की दिशा तय करने वाला है, विकसित भारत। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारे मन में आधुनिक शहर, बेहतर सड़कें, नई तकनीक, मजबूत अर्थव्यवस्था और विश्व स्तर पर बढ़ती भारत की पहचान जैसी बातें आती हैं। लेकिन क्या विकास केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित है? क्या कोई देश अपनी संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को साथ लेकर भी आगे बढ़ सकता है? पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास और विरासत को साथ लेकर चलने का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। चाहे नया संसद भवन हो, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार या फिर भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास, इन सब ने इस चर्चा को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद, संस्कृति चिंतक और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव तथा भारतीय विरासत संस्थान के कुलपति श्री सच्चिदानंद जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुचिता जी। और मैं सचमुच प्रकाशन विभाग को बहुत बधाई देता हूँ इस बहुत अभिनव कल्पना के लिए, पन्नों से परे। और आज हम जब संस्कृति की बात कर रहे हैं तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा, ये जो हमारी बातचीत है, ये एक नए आयाम छुएगी। हम बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपसे इस बातचीत में। हाल ही में प्रकाशन विभाग की मासिक पत्रिका योजना में प्रकाशित सर का लेख सांस्कृतिक विरासत और भारत का सभ्यतागत पुनर्जागरण भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से हम आगे देखते हैं कि इसी सारी बातचीत को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, जिसमें हम विरासत और विकास इन दोनों को साथ साथ जोड़ेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं जोशी जी से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए सही मायनों में भारतीयता क्या है और फिर उसको हम विकास से कैसे जोड़ते हैं। देखिए, भारतीयता की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, पर मुझे लगता है कि भारतीयता यानी नित्य नूतन चिर पुरातन, यानी जो एटर्नल भी है, जो लगातार वर्षों से, हज़ारों वर्षों से जो अनवरत चल रही है, लेकिन हर बार कोई नई चीज़, नवाचार भी अपने अंदर आत्मसात करती चली जा रही है। तो ये भारतीयता है। और इसीलिए भारतीयता कहते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम आता है। भारतीयता कहते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः आता है। क्योंकि भारत में कभी भी एकांगी विचार नहीं किया, सिर्फ मैं, मेरा, हमारा, इतना विचार नहीं किया। भारत ने हमेशा पूरे विश्व का विचार किया, विश्व शांति का विचार किया। इसलिए कहा यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यानी पूरा विश्व एक अपने आप में एक नीड़ के समान, एक घोंसले के समान है। तो ये भारतीयता है। बिल्कुल। तो ये जो भारतीयता है, इसमें भी जो आपने कहा कि समग्रता है, सबको समाहित करने की एक परिकल्पना है, उस सबको साथ लेकर चलते हुए वो विकास, वो परिकल्पना कैसी हो और हम उस तरफ कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में अपना कार्य प्रारंभ किया तो एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। यानी जब तक आप सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। क्योंकि ये विकास किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समाज के धड़े का ऐसा नहीं होता। जब तक सब लोग एक साथ मिलकर उसकी समग्रता को अनुभव नहीं करते तब तक वो विकास की अवधारणा नहीं होती। और इसलिए बिल्डिंग बन जाना, पुल बन जाना, रेलें चल जाना, हवाई जहाज आ जाना, हवाई अड्डे बन जाना, ये विकास नहीं होता। विकास होता है एक व्यक्ति के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर मैंने अपने आप को कितना उन्नत पाया है, कितना प्रगतिशील पाया है, अंग्रेजी में कहें तो कितना एलिवेटेड पाया है ना। तो जो आंतरिक अनुभूति है विकास की, वो तभी आती है जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और वैसे भी मतलब हम जिस सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो आपने कही वो सब अल्टीमेटली मटीरियलिस्टिक हो जाती हैं, भौतिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ भौतिक है। तो एक
साथ लेकर चलने वाली जो भावना है, वो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उससे जो विकास होगा वो समग्र होगा और सबको समाहित करता हुआ होगा। देखिए, कुटुंब जब बात करते हैं तो कुटुंब की क्या बात है? कुटुंब में सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार नहीं आते। प्राणी, जलचर, निशाचर, सब लोग, वन संपदा, मेरा पर्यावरण, मेरे आसपास का वातावरण, ये सब मिला के मेरा कुटुंब है। तो ये जो कुटुंब की अवधारणा है, ये बहुत व्यापक अवधारणा है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है। तो जब हम बात कर रहे हैं तो वो समग्रता की बात कब आती है? समग्रता की बात तब आती है जब हम जो सब चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई हैं, जो रिलेटेड है मुझसे, उन सब का कहीं ना कहीं अगर विकास हो रहा है समग्रता में, वो बात भारतीय अवधारणा की है। बिल्कुल। और अगर इस विकास की बात करें तो इससे विरासत भी साथ साथ जुड़ जाती है कि अगर हम उस भौतिकता की बात नहीं कर रहे हैं तो विकास जो है वो समग्रता में तभी आएगा जब हम अपनी विरासत को साथ में संजो के चल रहे होंगे। तो इसमें जो हमारा एक तरह का एक्शन प्लान है, जो सरकार भी अगर इस दिशा में काम कर रही है और हम सब लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, हम सब उस विरासत को कैसे साथ में संजो के चल सकते हैं? देखिए, मैंने कहा कि नित्य नूतन चिर पुरातन। पुरातन कहाँ से आता है? वो विरासत से आता है। विरासत क्या है? वो आपको कंटिन्यूटी बताती है, वो निरंतरता बताती है। तो आगे भी अगर जाना है आपको तो निरंतरता के साथ जाना है। तो इसलिए विरासत को साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ विकास करते जाएंगे और पीछे की बातों का विचार नहीं करेंगे, अपनी विरासत का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कोई भी विकास संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं होगा, कहीं ना कहीं कटा हुआ होगा। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया, विरासत भी विकास भी, यानी सिर्फ विकास नहीं करना है, हमको विरासत को साथ लेते हुए विकास करना है, ये बड़ी अवधारणा रही। बिल्कुल। तो जिस तरह की एक व्यापक संस्कृति हमारे आसपास है, हम जिस उस भारतवर्ष में हैं जहाँ पर आप जहाँ जाइए वहाँ आपको विविध प्रकार के रंग और अनुभव और संस्कृति देखने को मिलती है। पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखें, अगर आपने सोशल मीडिया को भी फॉलो किया हो, तो कैसे युवाओं में आजकल एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भावना आ रही है। मतलब लोग देख रहे हैं, कुछ न कुछ अपनी तरफ से कुछ न कुछ अनुभव खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम किताबें हो सकती हैं, रील हो सकता है, किसी विद्वत जन को सुनना हो सकता है। तो ऐसे में सांस्कृतिक तौर पर हम कैसे क्या एक पुनर्जागरण की तरफ बढ़ रहे हैं? निश्चित तौर पर ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है। इसका एक विशेष कारण ये भी है कि अब आपके पास सूचनाओं के बहुत सारे साधन हैं। आपने ही खुद उल्लेख किया, आप इंटरनेट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, ऑडियो विजुअल माध्यम से बहुत सारे लोग अब आपको बहुत सारी सूचनाएं दे रहे हैं। और युवाओं में निश्चित तौर पर अपने परिवेश को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी परंपराओं को लेकर एक जागृति का भाव है। और मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जितनी जागृत आज की युवा पीढ़ी है, संभवतः ऐसी इससे पहले कभी नहीं थी, इतनी जागृत युवा पीढ़ी है। तो ये जो आज युवाओं में अपने परिवेश के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जो चेतना का भाव आया है, वो सिर्फ इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं उन सब ने भी अपने आप को थोड़ा सा एलिवेटेड महसूस किया है, थोड़ा सा उन्नत महसूस किया है, जो बात मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था। और जब आप उन्नत महसूस करते हैं तब आप अपने परिवेश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका एक और कारण यह है कि जो पूरे विश्व में जो निरंतर भारत की छवि में बदलाव आ रहा है, ये सिर्फ कौतूहल भारत के प्रति भारत के युवाओं में नहीं है, पूरे विश्व के लोगों में भारत के प्रति कौतूहल है। पूरा विश्व अब भारत की तमाम बातों के बारे में जानना चाह रहा है, चाहे वो हमारे शास्त्र हों, चाहे वो हमारे ग्रंथ हों, चाहे वो हमारा स्थापत्य हो, चाहे वो हमारा शिल्प हो, हमारी कलाएं हों, इन सब के बारे में अब पूरे विश्व के लोग कौतूहल से जानना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब विश्व जानेगा तो हमारा युवा तो जानना ही चाहेगा। तो ये वाला भाव अभी इन दिनों मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा पूरे समाज में व्याप्त है। तो जिस छवि की आपने बात की, उस छवि के लिए प्रतीकों का भी बहुत बड़ा महत्व है। नालंदा विश्वविद्यालय हो, आज का संसद भवन हो, इस तरह के कुछ प्रतीक जहाँ पर इस देश में कुछ काम हुआ है जिससे ये पुनर्जागरण की भावना और एक प्राइड की फीलिंग, ये किस तरह से आप देखते हैं कि इस बीच में परिलक्षित हुई है? देखिए, हम स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गया। संसद भवन देखते थे तो ये कब बना? ये 1928 में अंग्रेज़ों ने शुरुआत की। राष्ट्रपति भवन कब बना? ये अंग्रेज़ों ने बनवाया। फलाना कब बना? तो ये जो एक भाव था कि अंग्रेज़ों ने बनाया, 75 वर्ष हो गए, इसके बावजूद क्या भारत में इतनी क्षमता नहीं थी कि हम
अपनी तरह का अपनी पूरी कला स्थापत्य को दिखाता हुआ अपना एक संसद भवन बना सकें। तो ये भी सब लोगों को असंभव जैसा लगता था कि ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इमारतें तो बनी रखी। तो जब चिरस्थायी रहा है, हाँ, एक चिरस्थायी हो गया। हेरिटेज बिल्डिंग है, कोई संदेह नहीं कि अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन फिर क्या हम नया बनाएंगे ही नहीं कभी? तो जब नया संसद भवन बना तो एक गर्व का एहसास, एक सेंस ऑफ प्राइड कि नहीं, हम कर सकते थे और हमने करके दिखाया। इतना बढ़िया, इतना सुंदर एक संसद भवन जिसमें हमने 100% भारतीय स्थापत्य, भारतीय तकनीक, भारतीय शिल्पकार, भारतीय कलाकार, सब हमारे अपने लोग। तो ऐसे कुछ प्रतीक बताएं जो आपने संसद भवन में गौर किया हो कि किस तरह से वो जगह जाए तो दिखता है कि हाँ, हम भारत में हैं। नहीं, आप देखिए ना, वहाँ की जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो सेलिएंट फीचर्स हैं, वो सब भारतीय स्थापत्य से लिए गए हैं। फिर उसके बाद वहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, जैसे गार्जियन स्टेचूज़ बनाए हैं, द्वारों पर हमने कुछ ऐसी गार्जियन स्टेचूज़ बनाए हैं। मकर द्वार आप अक्सर देखते हैं, जो जहाँ से अधिकांश हमारे माननीय सांसदगण प्रवेश करते हैं, या गज द्वार है, अश्व द्वार है, फिर सेंगोल भी था। फिर हाँ, ये सारे प्रतीक हैं। उसके बाद हमने अंदर के जो मंडप बनाए हैं, कुछ बहुत सुंदर से मंडप हैं जहाँ पे कर्तव्य बोध की बात की गई है, हमारी ज्ञान परंपरा की बात की गई है, हमारी संकल्प शक्ति की बात की गई, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हैं। और अंदर हमने एक बहुत बड़ी दीवार देखी है जहाँ पर समुद्र मंथन की परिकल्पना है। समुद्र मंथन हमारे यहाँ की पहली शाश्वत कथा मानते हैं हम। तो समुद्र मंथन क्यों? क्योंकि ये संसद है, ये वैचारिक मंथन का केंद्र है। यहाँ मंथन होता है, यहाँ विचार होता है, लोग आपस में बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हमारी संसद में हैं। और आपने अभी उल्लेख किया सेंगोल का। सेंगोल क्या है? सेंगोल है धर्माधारित राज्य का प्रतीक, यानी जो राज्य धर्म के आधार पर, न्याय के आधार पर चलता हो वो, यानी वहाँ पर निष्पक्षता, वहाँ पर न्याय प्रियता, वहाँ पर सदाचार, सत्यता, इन सब का प्रतीक करके हमने वहाँ पर सेंगोल की स्थापना देखी है। तो ये सब चीज़ें हमारी भारतीय प्रतीक की बातें हैं। तो प्रतीक सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है कि कोई बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि वो हमारी जो आधारशिला रही है, हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ की, हमारी भारतीयता की, उन सब से जुड़ा हुआ। निश्चित तौर पर हम भारतीय क्यों हैं? हमारे कुछ मूल्यबोध हैं, हमारी कुछ मौलिक शिक्षाएं हैं, उस आधार पर हम भारतीय हैं। तो वो जब भारत की संसद है तो उसमें वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। यहाँ हमारे राज्य का चिन्ह है, राष्ट्र का चिन्ह है, राष्ट्र का पशु है, राष्ट्र का पक्षी है, ये सब भी दिखता है वहाँ पर। लोकसभा में पूरा का पूरा मयूर के रंग में भी है और मयूर की कलाकृतियाँ भी वहाँ पर हैं, सब चीज़ें उस तरह से। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई दिल्ली की, लेकिन अगर दूसरे राज्यों में देखें, अलग अलग और शहरों में देखें, नालंदा विश्वविद्यालय को देखें, तो देश भर में आपको किस तरह से ये नए रंग देखने को मिलते? अब आपने नालंदा का उल्लेख किया। देखिए, हम लोग हमेशा इतिहास में ये पढ़ते थे कि नालंदा का पुस्तकालय खिलजी ने जला दिया। ये भी हम पढ़ते हैं कि उस पुस्तकालय में इतनी संपदा थी कि 6 महीने तक उसकी आग जलती रही। तो ये इतिहास हो गया, लेकिन इतिहास को हम कब तक दोहराते रहेंगे? हम अवशेष की बात कर रहे हैं। हम अगर वो समाज हैं जिसने इतना बड़ा पुस्तकालय तब निर्मित किया, तो क्या हम वो समाज नहीं हैं कि हम उसकी पुनर्निर्मिति कर सकें? तो ये जो नालंदा का जो भव्य परिसर, नया परिसर जो बना है, वो देख के आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। आप गर्व से, आपका सीना फूल जाता है कि देखिए, ठीक है, खिलजी ने उसको नष्ट किया, ध्वस्त किया, लेकिन आज भारत फिर से खड़ा हुआ। भारत ने उससे श्रेष्ठतम चीज़ बना के फिर से दिखा दी दुनिया को। तो ये पूरे विश्व का केंद्र बन गया। वो जो एक गर्व की अनुभूति है। तो नालंदा एक शब्द नहीं है, नालंदा भारत की पूरी ज्ञान परंपरा का प्रतीक है, भारत की पूरी बौद्धिक अस्मिता का प्रतीक है। वो सिर्फ भवन नहीं है, उसको उस दृष्टि से देखना है। तो वो मैसेज सिर्फ एक राज्य के किसी जगह पे स्थापित कोई परिसर नहीं है, वो पूरे भारत की इस बौद्धिक अस्मिता को पूरे विश्व को दिखाने वाला प्रतीक है। उस दृष्टि से देखना है। आपने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में कहाँ थे हम इस पिछले कुछ वक्त में? अगर बीमारी के तौर पे देखें तो बीमारियों में हम एलोपैथी की तरफ जा रहे होते थे। आज आयुष मिनिस्ट्री है, पूरा एक आयुष
पद्धति पे जितने भी अस्पताल हैं उनमें एक अच्छा इलाज, अच्छी तकनीक के साथ में, सब तरह से होलिस्टिकली अप्रोच के साथ में इलाज की कोशिश हो रही है। और ऐसे ही जहाँ जहाँ पर भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा के निचोड़ को देखें तो वो किस तरह से निकल के आ रहा है जो युवाओं तक भी कि डेली लाइफ का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। आप देखिए ना, सबसे बड़ा उदाहरण है कि यूनेस्को ने योग को वैश्विक मान्यता प्रदान की। पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाता है। तो ये क्या भारतीय अस्मिता का प्रतीक नहीं है कि जब पूरे विश्व के 180 देश के लोग योग मुद्रा में सूर्य नमस्कार लगाते हैं और धरती को प्रणाम करते हैं, तो वो तो भारत की धरती को ही प्रणाम कर रहे हैं ना, उसी धरती को प्रणाम कर रहे हैं जहाँ से ये सारी विद्या उनको प्राप्त हुई है। तो ये कितनी बड़ी बात है। इसी तरह आयुर्वेद है, इसी तरह हमारी अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो भारत में प्रचलित हुई हैं। ज्ञान की अलग अलग धाराएं हैं, शास्त्र की अलग अलग धाराएं हैं, विज्ञान की अलग धाराएं हैं, और ये सारी चीज़ें अब अलग अलग कोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से पूरे समाज के सामने, पूरे विश्व के सामने आ रही हैं। तो एक तरह से ये एक नए तरह के भारत का उद्भव है, जो एक सांस्कृतिक भारत है, जो भारत की ज्ञान परंपरा को पूरे विश्व में पहुंचाने का मादा रखता है, हिम्मत रखता है, हौसला रखता है, प्रमाणों के साथ पूरे विश्व को बताने का हौसला रखता है। ये एक बड़ी बात है। आप जिस अभी मंच पर हैं, हम हमारी जो योजना की पत्रिका है जिसमें आपका भी आर्टिकल, आपका लेख छपा, योजना अक्सर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनमें बड़ी प्रचलित पत्रिका रही है। तो वो भावी लोग होंगे जो उस विकास की यात्रा में एक बड़ा योगदान करेंगे, जो सिविल सर्वेंट्स बनेंगे आगे जाकर। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिसमें उनके जो मूल्य हो, वो लोग जब इस सर्विस में जाएं, वो लोग जब सर्विस में जाएं, सेवा में जाएं, तो उस सेवा के साथ पब्लिक सर्वेंट बन सकें। तो उसके लिए भारतीय मूल्यों में, इस विकास की यात्रा में हम कहाँ उनको संदेश दे सकते हैं? देखिए, मैं तो उन सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति की मूलभूत अवधारणा को समझें, हमारी सभ्यता के मूल तत्वों को समझें। अगर हम हमारी संस्कृति की मूल अवधारणा को समझ पाए, हमारी सभ्यता के मूल तत्वों को समझ पाए, तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि हमारी ही तत्व हैं। अर्थशास्त्र कहता है प्रजा सुखे सुखम राजा। तो अगर आप प्रशासक हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो शासक है उसका सुख जो है वो प्रजा के सुख में ही है। ये हमारे शास्त्र आज से कई हजार साल पहले कह गए, आपको नए सिरे से कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे शास्त्रों में बात कही गई है उसको समझें। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबका कल्याण हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हों। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहीं कहा है कि अगर दुनिया के सारे ग्रंथ भी नष्ट हो जाएं और ये श्लोक बचा रहे तो भी दुनिया पुनर्जीवित हो सकती है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यानी ये ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक है और ये व्यक्ति को बताता है कि हमें कितना चाहिए। द अर्थ हैज़ सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीबडीज नीड्स बट इट डज नॉट हैव सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एनीबडीज ग्रीड्स। ये अगर जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रशासन में काम कर रहे हैं, लोक निर्माण के काम में काम कर रहे हैं, उन सबको ये बात मालूम हो जाए, तो मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। युवाओं की जब बात चल रही है तो युवा आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया में एक हंगर के साथ जाता है, या जहाँ पर भी हमने बात की कि अपनी जड़ों को ढूंढना चाहते हैं, टटोलना चाहते हैं, लेकिन कहाँ जाना है, वो ऑथेंटिक ज़रिया क्या होगा, वो रास्ता क्या होगा, वहाँ पर कहीं कमी रह जाती है। तो ऐसे में जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं जो कहीं खो गई हैं या फिर जिनको संरक्षित करने की ज़रूरत है, जिनको डिजिटाइज करने की ज़रूरत है, उस पर हम कहाँ पर हैं और वो कैसे आगे चलकर युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का? देखिए, संभवतः सबको जानकारी होगी, लेकिन यहाँ मैं ये बात नमूद करना ज़रूरी समझता हूँ कि भारत वो देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं पूरे विश्व में। पूरे विश्व में किसी भी देश में इतनी ज़्यादा पांडुलिपियाँ नहीं हैं जितनी भारत में है। दुख इस बात का है कि स्वतंत्रता के बाद काफ़ी समय तक हमने उसकी सही ढंग से देखभाल नहीं की। इस बात का भी दुख है कि स्वतंत्रता के पूर्व भी चाहे जर्मनी में, चाहे फ्रांस में, इंग्लैंड में
हमारी पांडुलिपियाँ, मौलिक पांडुलिपियाँ, महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ चली गईं, उन्हें वापस लाने के तब कोई प्रयास नहीं हुए। लेकिन जब राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन बना तब इस बात की खोज खबर ली गई और पांडुलिपियों के क्षेत्र में कुछ काम प्रारंभ किया गया। लेकिन अभी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से लिया और इस बात के बारे में लगातार चिंतन किया कि हम ज्ञान परंपरा की जब बात करते हैं तो ज्ञान परंपरा तो हमारी पांडुलिपियों में ही है, तो उस पूरी की पूरी धरोहर को हम कैसे अपने देश में संजो कर रख सकते हैं, संवार कर रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने पिछले वर्ष ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की। ये अपने आप में एक ऐसा इतना बड़ा मिशन है, इतना बड़ा कार्य है, जिसके माध्यम से हम पूरे देश में जितनी भी पांडुलिपियों के भंडार हैं, जहाँ जहाँ भी पांडुलिपियाँ हैं, उनको एक जगह लाकर उसको डिजिटाइज करेंगे, उसको एक तरह के एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे ताकि शोधार्थी, शिक्षार्थी, अन्वेषक उस पर से ज्ञान प्राप्त कर सकें, देख सकें, सोच समझ सकें। कई लोग ऐसे भी हैं जो इन लिपियों को पढ़ना नहीं जानते, तो इन लिपियों को पढ़वाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इन लिपियों को पढ़ने की भी व्यवस्था करना, उसके लिए प्रशिक्षण करना, चाहे वो ब्राह्मी हो, चाहे खरोष्टी हो, चाहे मोड़ी हो, चाहे कोई भी, इन लिपियों को पढ़ने वाले भी तो लोग चाहिए। तो इसके बारे में भी जागृति फैलाने का काम किया गया है। और अलग अलग जगह पर हमने ऐसी रिपोजिटरीज बनाना जहाँ पर ये पांडुलिपियाँ संरक्षित करके रखी जा सकें। कुछ शासकीय निकायों में, विश्वविद्यालयों में, पुस्तकालयों में हैं, लेकिन कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत संग्रहों में भी हैं। कुछ लोगों के पास परंपरा से पूर्वजों की पांडुलिपियाँ संरक्षित है, तो वो उनके पास भी रहें, पर वो अच्छी तरह रहें, संरक्षित रहें, यानी उस पर कोई नष्ट भ्रष्ट न हो जाए, खंडित न हो जाए, फट न जाए, कट न जाए, गल न जाए। इसका भी ध्यान ये ज्ञान भारतम मिशन में रखा जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब अभी शायद वो वक्त है जब हम अपने घरों की, अपने पिताजी, अपने बाबा दादी और पुरखों की लाइब्रेरियों में जाएं और खोजें वहाँ पर जाकर कि कौन सी ऐसी किताबें हैं जो कहीं और नहीं मिलती हैं, जिनके पन्ने बहुत ज़्यादा गल चुके हैं, लेकिन उनका जो भंडार है ज्ञान का वो अभी भी संरक्षित किया जा सकता है। तो उसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से उसको सहेजने के लिए सरकार के साथ में जुड़ें। निश्चित तौर पर। और अभी इन 3 महीनों में तो राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण अभियान हो रहा है। लगे जगह जगह पर लोग जा रहे हैं, सरकार के अधिकारी हैं, युवा हैं, अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता हैं। ये जगह जगह जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने पास उपलब्ध पांडुलिपियों को राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड करें। अभी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा अपलोड हो चुकी हैं और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन ये काम अनवरत है, चलने वाला है, लगातार चलने वाला है। और इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की है। बिल्कुल। तो ये जो ज्ञान की परंपरा है, इसी के साथ साथ संस्कृति भी उतनी ही अनूठी है। आपका जो संस्थान है वो संस्कृति के क्षेत्र में बहुत महती योगदान दे रहा है, तो उसके बारे में बताएं कि अभी क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ आगे जाकर देखा जा सकता है। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एक तरह की कला और संस्कृति की रिपोजिटरी का काम करता है, नेशनल रिपोजिटरी, यानी एक संदर्भ संस्था जहाँ से आप भारतीय कला के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में संदर्भ प्राप्त कर सकें। तो हमारा मूल काम है कि हम महत्वपूर्ण ग्रंथों को संपादित करके उनका पुनर्मुद्रण, प्रकाशन करें। तो हमारे यहाँ पर एक कला तत्व कोश एक बहुत लंबी श्रृंखला है, कला मूल शास्त्र एक लंबी श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत हम ऐसे ग्रंथों का प्रकाशन करते हैं। फिर कला समालोचना एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम कला संस्कृति से संबंधित ऐसे ग्रंथ जिसका आमतौर पर चर्चा में उल्लेख होता है उनका प्रकाशन करते हैं। फिर हमारे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है कला निधि नाम से, जिसके अंतर्गत हम कला संस्कृति से संबंधित पुस्तकों का, ग्रंथों का, संदर्भों का एकत्रीकरण करते हैं, डिजिटाइजेशन करते हैं और उसके साथ आर्काइविंग भी करते हैं। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत आर्काइविंग भी है, आर्काइवल मटेरियल हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ये सारे संदर्भ इसलिए कि कल को आपको कहीं कोई भारतीय कला के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में कोई रेफरेंस चाहिए,
तो वो हम तुरंत आपको उपलब्ध करा सकें। तो आम लोग जो संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसी रिसर्च कर रहे हैं, वो आसानी से आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास शोधार्थी आते हैं, लगातार आते हैं शोधार्थी, और उनके लिए हमारे कला केंद्र के दरवाजे खुले हैं, आते हैं। हमने अभी जो संरक्षण का काम है, कंजर्वेशन का काम है, क्योंकि बहुत लोगों को कंजर्वेशन के बारे में मालूम नहीं है कि पेपर को कैसे कंजर्व करना, कपड़े को कैसे कंजर्व करना, फोटोग्राफ्स को कैसे कंजर्व करना, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी लैब है, उसमें हम काम करते हैं। फिर ये जो सारी कला संस्कृति की चीज़ें हैं, उसका डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे तारतम्य बैठाना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज आधुनिक टेक्नोलॉजी है। तो हमारे यहाँ पर कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स है, लैब है, जिसके तहत हम संस्कृति और कला को डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ मेल बैठाने का काम करते हैं। तो ऐसी कई सारे, और आप जानते हैं हमारे यहाँ ग्रंथों में कहा गया कि शास्त्र और प्रयोग, तो जो चीज़ शास्त्र में है उसका प्रयोग भी होना चाहिए। तो हमारे यहाँ कला दर्शन एक विभाग है जहाँ पर शास्त्र में जो उपलब्ध चीज़ें हैं उसका कैसे प्रयोग में रूपांतरण होता है, उसके बारे में भी बताते हैं। बिल्कुल। एक मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, जिसमें अगर हम युवाओं की बात करें, तो युवाओं के लिए अभी हमने यूपीएससी एस्पिरेंट्स की भी बात की, लेकिन युवाओं के लिए वो कौन से 5 या आप नंबर जो भी चाहें, वो कौन से मंत्र होने चाहिए जो उनको अपने साथ साथ में रखने हैं? अगर ये हाथ में है, किसी भी पैमाने में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में, वहाँ पर अगर हमने उस कसौटी पे खरा उतरते हैं तो ही आगे बढ़े, नहीं तो नहीं। मेरी थ्योरी है, मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, एक साधारण विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैंने 5C की एक थ्योरी बताई। तो मैं 5C बता देता हूँ, अगर युवाओं को अच्छे लगें तो सबसे अच्छी बात है। सबसे पहला है कमिटमेंट, योर कमिटमेंट टूवर्ड्स योर कॉज, टूवर्ड्स योर कंट्री। हम अपने देश के लिए और अपने कार्य के लिए समर्पित रहें, ये कमिटमेंट हो गया। दूसरा है कॉन्फिडेंस, यानी आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर भरोसा होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तीसरा है क्रिएटिविटी, आप कुछ भी करिए पर अपनी रचनात्मक ऊर्जा को नष्ट मत होने दीजिए। ये जो क्रिएटिविटी है ना, यही आपको ज़िंदा रखने का काम करेगी, यही आपको आगे ले जाने का काम करेगी। चौथा C है कम्युनिकेशन। अगर आप सब अच्छा कर रहे हैं पर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, चाहे रिटन हो, वर्बल हो, लेकिन कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। और 5वां जो है वो है कंपैशन। अगर आपके अंदर करुणा नहीं है तो आपका इस समाज में रहने का कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ स्वार्थी होके नहीं जीना है, आपको करुणा रखनी है ताकि आप दूसरों का भी ध्यान रखें। तो मुझे लगता है अगर हमारे युवा ये 5C ध्यान में रखेंगे तो शायद न सिर्फ वो अपना भला करेंगे बल्कि पूरे देश का, पूरे समाज का, पूरे विश्व का भला करेंगे। बिल्कुल, ऐसे पर्पस ड्रिवन इंडिविजुअल्स अगर साथ मिलके काम करेंगे तो देश बिल्कुल विकास की राह पर ही आगे अग्रसर होता रहेगा। वैसे तो ये जो बातचीत है, मुझे इसका ठहराव बहुत पसंद आ रहा है कि हम इतने आराम से वक्त लेकर तसल्ली से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट का एक फॉर्मेट है जिसमें हम सटीक सवाल जवाब करते हैं, यानी हम आपसे तेज़ सवाल करेंगे और उतना ही तेज़ एक शब्द में आपसे जवाब चाहिए होगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि मैं आपको वो सवाल आपसे पूछूं। मैं कोशिश करूँगा। तो मेरा पहला सवाल है, आप एक शब्द में भारत की सबसे बड़ी ताकत बताएं। संस्कृति। विकास या विरासत? दोनों। विरासत के बिना विकास नहीं हो सकता। आपके अनुसार भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर? भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है एको हम बहुश्याम। हम कहते हैं अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। अक्सर हमको यही पढ़ाया गया, हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं, पर वो गलत है। हमें कहना चाहिए एको हम बहुश्याम, यानी मैं एक हूँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग रूपों में प्रकट होता हूँ। तो हम अनेकता में एकता नहीं है, हम एक ही हैं जो अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह प्रकट हो रहे हैं, और ये भारत की सबसे बड़ी शक्ति। नालंदा सुनते ही सबसे पहला शब्द? भारत की ज्ञान परंपरा। एक ऐसी पुस्तक जिसे हर युवा को पढ़ना चाहिए? ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हर युवा को पढ़नी चाहिए। मैं भी बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए रेकमेंड कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल से ये लिस्ट बनाते हैं, यहाँ एक से काम नहीं चलेगा, यहाँ हम 5 से 10 हम और मैं बड़ा सेफ हो जाऊँ कह कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लीजिए तो आप सेफ हो जाएंगे। पर मुझे लगता है कि कई किताबें हैं जो
आपको जीवन में नई दृष्टि देती हैं। महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ आप पढ़िए, आपको जीवन की एक दृष्टि मिलती है, एक समग्रता में आप सोचने की बात करते हैं। नई किताबों के मतलब स्वतंत्रता के बाद की किताबों को देखें तो एक अंग्रेज़ी की किताब है पाउलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट, जो मैं बहुत पढ़ता हूँ, कई बार पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। वो हर बार अलग मतलब से, हर बार आपको अलग मतलब से निकलती। बल्कि ये बात मैं श्रीमद् भगवत गीता के लिए भी कहना चाहता हूँ कि मतलब मैं कोई ऐसा पहुँचा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ जो बात बता रहा हूँ, एक साधारण विद्यार्थी की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ कि आपको जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाते हैं और आपको कुछ नहीं करना है। कोई भी पन्ना खोल लीजिए, इधर से उधर 2-3 पन्ने इधर से उधर करेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इतना महान वो श्रीमद् भगवत गीता का ग्रंथ है। एक पुस्तक और है जो महत्वपूर्ण पढ़नी चाहिए, वो है श्री रामचरितमानस। इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि वो एक कोई धार्मिक आख्यान है, वो इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो व्यक्ति के चरित्र का आख्यान है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक शत्रु के रूप में। वो सब चीज़ें आपको श्री रामचरितमानस में देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो युवाओं को पढ़नी चाहिए। मैं उसके पीछे ये जो तर्क दे रहा हूँ, वो तर्क ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि उस तर्क को समझें और फिर युवा पढ़ें। प्रकाशन विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट्स में दें।